बच्चों, लास्ट टॉपिक था एक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर, उसके बाद हम चलते हैं इसमें फ्रिक्शन के चैप्टर में चलते हैं। क्या बचा हुआ है? न्यूटन्स सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। मतलब ऐसे तो न्यूटन के 3 लॉज हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड एंड थर्ड, याद होगा तीनों करवा चुका हूं मैं। उन्होंने कहते हैं कि जो सेकंड वाला है ना, रियल लॉ तो वही है, असली तो वही है, बाकी जो फर्स्ट और थर्ड पार्ट है, फर्स्ट और थर्ड लॉ है, वो दोनों इसी के पार्ट हैं कहते हैं। यानी कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि वे सेकंड ही रियल है, वो तो बस ऐसे ही है। इसका हम ये प्रूफ कर सकते हैं ना कि अगर मान लो इसी सेकंड के अंदर ही दोनों के दोनों लॉज इंक्लूड हो जाए, इसी सेकंड के अंदर दोनों के दोनों आ जाए, फर्स्ट भी आ जाए और थर्ड भी आ जाए, ठीक है, तो इसी सेकंड में फर्स्ट और थर्ड अगर हुए तो रियल लॉ कौन सा होगा? सेकंड ही हुआ। तो सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि सेकंड लॉ के अंदर ही फर्स्ट लॉ भी है, ठीक है, फर्स्ट लॉ कंटेन इन सेकंड लॉ, पहले भी प्रूफ करेंगे इसके अंदर। तो फर्स्ट लॉ कंटेन सेकंड लॉ मींस कैसे करेंगे हम? सेकंड लॉ लेके चलना है हमेशा, हमेशा जो भी डेटा में सेकंड लॉ लेके चलना है और उससे क्या प्रूफ करना है? फर्स्ट। अगले केस में क्या करना है? सेकंड लॉ लेके चलना है और कौन सा प्रूफ करना है फिर? थर्ड। तो अपने आप आ जाएगा सेकंड के अंदर ही फर्स्ट है और सेकंड के अंदर ही थर्ड है। तो सेकंड लॉ की डेफिनेशन मैंने आपको 2 बताई थी, ठीक है। एक तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सेकंड लॉ में कि वी नो F जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, F इक्वल टू ma, ठीक है। तो अगर हम ये कहें यहाँ पे कि इफ किसी बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स है, ये फोर्स है F, अगर 0 हो जाए, F इक्वल टू 0 हो, तो ma इक्वल टू 0 होगा, देन ma इक्वल टू 0। मास किसी बॉडी का 0 नहीं हो सकता है, पता है, मास तो मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या 0 हो सकता है? एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, ठीक है। तो 0 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमसे 0 अपने आप आ गया। तो एक्सेलरेशन 0 हुआ और किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 हो, एक्सेलरेट ना हो, एक्सेलरेट ना होने का मतलब ये है कि उसकी स्पीड नहीं बढ़े, नहीं बढ़े मींस उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब या तो ये हो सकता है आइदर उसकी वेलोसिटी ही 0 हो, या फिर और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो। जब वो मूव ही नहीं कर रहा था तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा? और अगर हम मूव करें एक कांस्टेंट वेलोसिटी से तो भी एक्सेलरेशन कितना होता है? 0। तो ये जो हमारे पास लो है ना, ये वाला जिसमें वेलोसिटी 0 हो, एक्सेलरेशन 0 बन जाए, कब 0 बन जाए? 4 0 बन जाए, ये फर्स्ट लॉ ही होता है। याद है प्रोसेस कैसे? वो काफी दिन हो गए, पहले भूल गए होंगे। फर्स्ट लॉ ये था बेटा कि अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स अगर 0 है तो या तो वो रेस्ट में रहेगी, या तो रेस्ट में रहेगी, और अगर वो मोशन में है तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी, यानी एक यूनिफॉर्म मोशन के अंदर मूव करेगी, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगा दिया जाए। याद करो इनर्शिया की कंडीशन, 3 तरह की इनर्शिया की कंडीशन थी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया का मतलब वहां पे क्या कंडीशन थी बेटी? जब तक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, और अगर पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में मूव करे तो उसी डायरेक्शन में वो चलती रहेगी। वो कब तक होता रहेगा? जब तक उसमें फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अगर फोर्स नहीं लगेगा, अगर फोर्स लग गया तो डायरेक्शन सीधी चल रही थी, इधर फोर्स लग गया इधर मुड़ गई, रेस्ट में थी धक्का मारा चल पड़ी, चल रही थी धक्का मारा रुक गई। तो जब तक किसी बॉडी के ऊपर आप क्या ना लगा दो, फोर्स ना लगा दो, उसकी जो कंडीशन है वो कंडीशन कभी चेंज नहीं हो सकती, वो हमेशा जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। यही तो था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो आप ये कह सकते हो सीधा सा कि द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज 0, देन इट इज ऑलवेज एट रेस्ट, या तो रेस्ट में रहेगी या और इट मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, सो इट इज फर्स्ट लॉ। हम सीधे यहां पे कर सकते हैं, इट इज
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यही था। अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो आप अपना नोटबुक में रिवाइज करना, इसको देखना, यही होता है बेटा। ठीक है, इसमें जैसे की कंडीशंस में आपको बताइए। तो ये हो गया कौन सा, न्यूटन फर्स्ट लॉ कंटेन इन सेकंड लॉ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से एक बार। फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसका थर्ड लॉ को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो न्यूटन्स अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट में थर्ड लॉ। कंटेन इन सेकेंड लॉ। जो थर्ड है वो भी सेकेंड के अंदर ही है। कैसे है, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड कौन सा था याद होगा, थर्ड था एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, एंड देयर इज एक्शन एंड रिएक्शन। किसी बॉडी के ऊपर अगर आप एक्शन लगा रहे हो तो उल्टा आपको क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, उस एक्शन के और रिएक्शन की डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। ये हमें प्रूफ करना है। तो उस प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो बॉडी ले लेते हैं, उन दोनों बॉडी को कोलाइड करवाते हैं। ठीक है, वहां पे डायग्राम हम बनाना, आपको डायग्राम ओनली समझाने के लिए बता रहा हूं। तो जैसे क्या है कि हमारे पास एक बॉडी ये है, एक ये है। ठीक है, ये मान लेता हूं मैं ए, ये मान लेता हूं मैं बी। ठीक है बेटा, ये इधर मूव कर रहे हैं, ये भी इधर मूव कर रहे हैं। इसकी स्पीड कोई भी हो, मान लो बी ए है, इसकी स्पीड क्या है, वी बी है। ठीक है, अगर मान लो इसकी जो स्पीड है वी ए ज्यादा होगी किससे, वी बी से, तो ये किसी न किसी टाइम से टकराएगा, कोलाइड करेगा। कोलाइड होने के बाद में क्या होगा बेटा, इन दोनों की स्पीड चेंज होगी। ठीक है, तो स्पीड चेंज होने का मतलब क्या है, इसका कोई मास होगा मान लो एम ए, इसका कोई मास होगा एम बी। ठीक है, और मास इनटू स्पीड, मास इनटू स्पीड क्या कहलाता है, मोमेंटम। इसका मास इनटू स्पीड क्या कहलाएगा, मोमेंटम। इसका मास इनटू स्पीड हमारा मोमेंटम होगा मान लो पी ए, और उसका हो गया मास इनटू स्पीड क्या कहलाएगा, मोमेंटम पी बी। जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो टकराने के बाद ये हो गया ए और ये हो गया बी, इसकी स्पीड होगी मान लो v डैश लगा देता हूं a, और उसकी स्पीड होगी v डैश b। मास चेंज थोड़ा ना होगा, m a रहेगा और m b रहेगा। ठीक है बेटा, तो इसकी जो अब के बाद जो मोमेंटम हुआ वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि स्पीड बढ़ इसकी चेंज होगी, बढ़ी या घटी कुछ भी हो सकती है। तो इसका जो मोमेंटम होगा वो ma इंटू वी डैश, तो ये मोमेंटम हो गया मान लो पी डैश, और इसका मोमेंटम हो जाएगा एम बी इंटू वी बी डैश, और वो मोमेंटम हो जाएगा पी बी डैश। तो जब दो बॉडी आपस में एक दूसरे को कोलाइड करती है, एक दूसरे को टकराती हैं, टकराने से, कोलिजन होने से उनकी स्पीड चेंज होगी। स्पीड चेंज होगी, उससे क्या चेंज होगा, उसका मोमेंटम पहले पी ए था, मतलब ये और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, मोमेंटम होता है। वो मोमेंटम क्या होगा, चेंज, पी ए से क्या बन गया, पी ए डैश। इसका मोमेंटम था पी बी, वो मोमेंटम चेंज होके क्या बन गया, पी बी डैश। मींस मोमेंटम चेंज हुआ। तो अब अगर पूछा जाए कि चेंज इन मोमेंटम कितना होगा ए में, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम इन ए, तो कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। और चेंज इन मोमेंटम बी की बात करें तो ये माइनस ये, चेंज मींस फाइनल माइनस इनिशियल। तो बी वाले का मोमेंटम कितना चेंज होगा, पी बी डैश माइनस पी बी। तो ये किसके कारण हुआ, ये किसके कारण हुआ, जब दो बॉडी आपस में टकराती हैं उस कारण हुआ। ठीक है, तो ये डायग्राम वाले बताया, इसको अच्छे से समझ के दिमाग में आ गया। अब देखो इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, जो आपको लिखना है करना है, ये वाली समझाने के लिए बताना समझा आपको। When two body are collides, अगर दो बॉडी आपस में क्या करती हैं, कोलाइड करती हैं, तो क्या होगा बेटा, देयर इज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों में। देयर इज चेंज इन मोमेंटम in both bodies। तो
चेंज इन मोमेंटम इन फर्स्ट बॉडी कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम इन बॉडी ए मान लेता हूं मैं, वो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा डेल्टा पी ए। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। और अगर लिखना चाहें कितना होगा, मैं तो बताया ना आपको कि पी ए डैश माइनस पी ए, ये हमें चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हैं इसको। सेम ऐसे ही चेंज इन मोमेंटम इन बॉडी बी, बी में कितना मोमेंटम चेंज होगा, दिस इज इक्वल टू डेल्टा पी बी, दिस इज इक्वल टू पी बी डैश माइनस पी बी। टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना आया, टोटल चेंज इन मोमेंटम, तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा पी, कितना होगा टोटल चेंज, इन दोनों का सम कर दो, डेल्टा पी ए प्लस डेल्टा पी बी। ठीक है, दोनों को टाइम से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम, स्मॉल टाइम इंटरवल से इसको डिवाइड कर दो, तो डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी ए डिवाइड बाय डेल्टा टी प्लस डेल्टा पी बी डिवाइड बाय डेल्टा टी, इक्वेशन 4। अब अगर ध्यान से देखें आप, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड लॉ की डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन क्या थी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या थी बेटा, कि जो फोर्स होता है, या ये कह सकते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, याद करना ईडेफिनेशन लिखा है मैंने आपको, मेन डेफिनेशन दो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। और ये प्रूफ हुआ था कि वो जो मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो फोर्स के इक्वल होता है। तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी किसके इक्वल होगा, एफ के। तो ये तो हो जाएगा नेट फोर्स, ये तो हो जाएगा नेट फोर्स। और अगर आप सोचो, दिमाग लगाएं, तो ये क्या होगा, इसका मतलब क्या है, डेल्टा पी ए डिवाइड बाय डेल्टा टी का क्या मतलब है, डेल्टा पी ए का मतलब है कि चेंज इन मोमेंटम इन बॉडी ए इन टाइम डेल्टा टी। ए में मोमेंटम चेंज हुआ, ठीक है। अब मोमेंटम ए में चेंज हुआ तो किसके कारण हुआ, टकराने से। किसके टकराने से, बी के टकराने से। इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स किसने लगाया, बी ने फोर्स लगाया। किसके ऊपर लगाया, ए के ऊपर फोर्स लगाया। याद करो, ध्यान से समझो बात ये कि चेंज इन मोमेंटम इन ए का मतलब है कि ए में मोमेंटम चेंज हुआ, तो ए में मोमेंटम चेंज होने का क्या मतलब है, इसलिए हमारी ए थी, धन्यवाद, और ये बॉडी बी थी, ठीक है। तो इस ए में मोमेंटम चेंज हुआ, मान लो कितना चेंज हुआ, डेल्टा पी ए। तो वो किसके कारण हुआ, क्योंकि ये बी बॉडी आके इससे टकराई, तो इसके ऊपर इसने क्या लगाया, फोर्स लगाया। बी ने फोर्स लगाया ए पे, तो ए पे जो फोर्स लगा वो क्या लगेगा, एफ ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये तो होता है ना, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, जिसके कारण क्या हुआ, ए में मोमेंटम चेंज हुआ, ए में मोमेंटम चेंज हुआ। तो सेम ऐसे ही जैसे आपने लिखा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी को एफ, ऐसे क्या लिखोगे आप, डेल्टा पी ए बाय डेल्टा टी क्या बनेगा, ये बन जाएगा एफ ए बी, एफ ए बी। और सेम ऐसे ही एंड डेल्टा पी बी डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब ऐसे उल्टा क्या कि अगर मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये बी थी, इस बी के ए भी तो टकराएगा, यानी उल्टा हम कहेंगे कि इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो वो क्या फोर्स लगा, एफ ए बी। उल्टा रिएक्शन ए बी को भी देगा, तो बी पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कहलाएगा एफ बी ए। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ए के कारण बी पे फोर्स लगा और उसके कारण बी में मोमेंटम चेंज हुआ। तो बी में मोमेंटम चेंज हुआ तो वो आ जाएगा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, और किसके कारण चेंज हुआ, एफ बी ए के कारण।
तो इसका मतलब डेल्टा पी बाई डेल्टा टी वो आ जाएगा एफ बी ए। उस बात को अच्छे से समझे कि डेल्टा पी ए बाई डेल्टा टी यानी मोमेंटम चेंज इन ए वो आएगा एफ ए बी के बाद, एफ ए बी के इक्वल, और डेल्टा पी बी बाई डेल्टा टी वो आ जाएगा एफ बी के इक्वल। मींस क्योंकि बी में मोमेंटम चेंज कौन करता है, ए करता है, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और ए मोमेंटम किसके कारण हुआ, बी के कारण हुआ, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। पहला नाम जिसके ऊपर होता है वो होता है, सेकंड जिसके कारण होता है वो होता है। तो आप तीनों 1 2 3 इन तीनों की वैल्यू एफ, एफ ए बी और एफ बी ए पुट कर दे। ठीक है, ये ना लिखें, ये ओनली फिर बात कर समझाने के लिए आपको। ठीक है, तो ऊपर लिख देता हूं मैं, तो क्या होगा बेटा, ये आ जाएगा एफ इज इक्वल टू एफ ए बी और प्लस एफ बी ए, ये आ गई, और ये इक्वेशन नंबर होगी नंबर 5। और अब कंडीशन लगा दे वही कि इफ अगर F हो गया 0, अगर एक्सटर्नल फोर्स हटा दे तो किसकी क्या इक्वल आएगा, वो आ जाएगा भाई 0 इज इक्वल टू एफ ए बी प्लस एफ बी ए, और यहां पे क्या आ जाएगा फिर कि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। एफ ए बी इसके इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ एफ बी ए। और ध्यान करें, याद करें, यही तो होता है न्यूटन थर्ड लॉ, कि दोनों जो फोर्स थे ना, ये दोनों अगर आपस में टकराते हैं तो ये ए बी, ये जितना इसके ऊपर फोर्स लगाएगा उतना फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगा। दोनों के दोनों फोर्स होते हैं वो अमाउंट में इक्वल होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट है। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आपकी एक लाइन लिख देता हूं उसमें लास्ट में ऊपर। ठीक है, तो यहां पे आप लास्ट में लिख देना, यहां पे दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, और लास्ट में आप कह सकते हैं कि सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ, थर्ड लॉ contains in second law. So Newton's second law is the real law of motion. Newton's second law is real law of motion, इसलिए इसको रियल लॉ बोलते हैं। ठीक है, ये बात से थोड़ी सी कर लेंगे थ्योरेटिकल आप लिख लेना, क्योंकि प्रूफ जो आता है और मुझे प्रूफ करना होता है वो लिखना होता है एक बार। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से एक बार आप। ठीक है बेटा, ये चैप्टर खत्म हो गया क्या, बिल्कुल कंप्लीट। प्रैक्टिस और कर सकते हैं, न्यूमेरिकल से आप इसमें दुनिया भर के कितने निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो आप इसमें और कर सकते हैं अच्छे से। मैं तुझे बोर्ड पे आपने कितनी एक जैसे से कितने उतारता रहूं, आप भी बुक में से प्रैक्टिस करें इसमें से। नेक्स्ट अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जो है चैप्टर फ्रिक्शन। और अगर देखा जाए तो ये चैप्टर आप 9th क्लास में पढ़ भी चुके हैं। वो जो मोशन का भी और ये भी। ठीक है, फिर भी इसको अच्छे से ध्यान से सुने। आप जो वहां पढ़ा था उससे यहाँ पे बहुत ज्यादा हाईयर लेवल पे है, तो अच्छे से समझे इसको। तो सबसे पहले तो फ्रिक्शन क्या चीज है, व्हाट इज द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की डेफिनेशन हम क्या देंगे कि फ्रिक्शन है क्या। ठीक है, तो फ्रिक्शन भी एक तरह से क्या होता है, फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, अपोजिंग फोर्स। जैसे रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस भी एक तरह से हमारे पास हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी कह सकते हैं हम, है ना, क्या किस चीज की, रुकावट डालने की। रेजिस्टेंस में रुकावट डालना। ऐसे हमारे पास फ्रिक्शन भी क्या है कि
अपोजिंग प्रॉपर्टी है, मींस एक अपोजिंग फोर्स है जो हमेशा किसका अपोज करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। मोशन मींस अगर कोई बॉडी मूव करती है उसका अपोज करता है, ठीक है। तो इट इज एन अपोजिंग फोर्स, ये कह सकते हैं हम, इट इज एन अपोजिंग फोर्स। और ये कब होता है, which comes into play, कब बेटा, इफ कम से कम दो बॉडी जरूर हो, जिसमें चाहे एक फ्लोर हो, चाहे कुछ भी हो, ग्राउंड हो, कुछ भी हो, दो ऑब्जेक्ट का, दो बॉडी का होना मस्ट है, जरूरी है यहाँ पे। इफ बोथ ऑब्जेक्ट are in relative motion, क्या मतलब इसका, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दूसरा जो ऑब्जेक्ट हो वो मोशन में हो। हम कभी भी, आप देखना ध्यान से, दो ऑब्जेक्ट का रिलेटिव मोशन क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है और ये दोनों के दोनों एक ही साथ, ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट दोनों से टच कर दे आपस में, इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक ही साथ मूव कराऊंगा इधर या इधर, तो क्या इन दोनों में कोई रिलेटिव मोशन है, नहीं है। दोनों एक दूसरे, ये इसको लिए इसके आपस में कंपेयर टू क्या है, रेस्ट है, दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। आप ध्यान देना, कभी जब टायर है, बस के टायर पिछले वाले जो टायर दो होते हैं, ट्रक के टायर होते हैं पीछे दो टायर होते हैं, वो दो टायर अगर आपस में टच भी होते रहते हैं तो क्या उनमें फ्रिक्शन होता है, आपस में क्या फ्रिक्शन होता है उन दोनों का, दोनों टायर का, नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि दोनों टायर एक ही स्पीड से मूव करते हैं। दोनों टायर का कौन सा, एक ही जोड़े की बात कर, ये नहीं कह रहा मैं कि आगे पीछे या कोई अदर वाला कोई और हो, नहीं, एक ही साथ दो टायर जोड़े होते हैं, हैवी व्हीकल्स होते हैं, उनमें दो टायर एक साथ होते हैं, तो दोनों टायर एक साथ ही तो मूव करेंगे। तो अगर एक साथ ही मूव करेंगे तो यही कंडीशन तो होगी, अगर इसको क्या करूं मैं, एक साथ इन दोनों को मूव करवाऊं तो क्या इन दोनों में कोई फ्रिक्शन होगा, नहीं होगा ना। लेकिन अगर इसमें से एक धीरे जाए एक तेज जाए, ये धीरे जा रहे हैं ये तेज गया, तो इसमें क्या होगा, या एक को रोक दिया जाए दूसरे को चलाया जाए, तो आपस में क्या होगा, इनमें फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन हमेशा कब होता है, जब दो बॉडी हमेशा एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में हो, मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरा मोशन में हो, तब हमेशा क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। आइदर रिलेटिव मोशन यानी एक्चुअल मोशन हो भी और नहीं भी, ये ध्यान रखना, जब बॉडी रेस्ट में होती है तभी फ्रिक्शन होता है, लेकिन वो कोशिश कर रही है उस टाइम पे मूव करने की, टेंड्स टू मूव, और इन रिलेटिव मोशन और टेंड्स टू मूव, ठीक है। अगर कोशिश भी कर रही होती है तो भी वहां पे फ्रिक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। एक सेकंड को ना बेटा, तो आपको फ्रिक्शन की डेफिनेशन बता रहा था कि हमेशा क्या होता है, फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स होता है जो हमेशा क्या करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ये तब होता है जब बॉडी रिलेटिव मोशन में हो, ठीक है। और अब दो यहाँ पे एक तरह से हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन किस कारण होता था। एक तो पुरानी जो हमारे पास जो बोलते हैं फैक्ट, पुराने फैक्ट ओल्ड व्यू जो होते हैं उसके अनुसार क्या होता है, वो जो नए व्यू है वो क्या है, तो ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग तो सीधा सा बोलते हैं जो रफनेस होती है, रफनेस जैसे कहते हैं फर्श हमारे पास रफ है तो रफनेस के कारण फ्रिक्शन होता है, तो वो एक ओल्ड व्यू होगा। पुराने जो फैक्ट होते हैं वो क्या ही कहते थे। लेकिन जो नए जो व्यू है, ओल्ड नहीं, न्यू जो व्यू है, नई जो फैक्ट निकल के आए सामने की फ्रिक्शन होता ही क्यों है, उसके अकॉर्डिंग क्या है बेटा कि जैसे भी कहते हैं, पहली बात तो ये कि इस यूनिवर्स में, कंप्लीट यूनिवर्स में ऐसे कोई सरफेस ही नहीं है जो परफेक्टली स्मूथ हो। कोई ऐसा सरफेस नहीं है, कोई ऐसे नहीं कह सकते कोई भी कि मैंने एक ऐसा सरफेस बना दिया है इसमें फ्रिक्शन नहीं होगा, ऐसा तो है ही नहीं। तो इस यूनिवर्स में ऐसा कोई सरफेस नहीं है जो परफेक्टली स्मूथ हो। परफेक्टली कब नहीं है, आइडियल, मामूली सा फ्रिक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा आपको उसमें, ठीक है। तो क्या होगा कि जब कोई एक सरफेस है, मान लो सरफेस हमें यहाँ पे एक लाइन स्ट्रेट लाइन खींच दो तो आपको ये तो बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो मैं एक सरफेस मान लो, मैं एक स्ट्रेट लाइन में इसको सरफेस मान के अगर चलता हूँ तो सरफेस आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल ऐसे कि यहाँ बिल्कुल प्लेन हो गया सरफेस, नहीं। आपको सरफेस फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे सरफेस है, ये ऐसे, तो अगर इसके ऊपर कोई दूसरी बॉडी मूव करेगी, दूसरी बॉडी पे मूव करेगी तो कहीं पे टच, मान लो इसका सरफेस, दो सरफेस ये हो गया जैसे, ठीक है, एक यहाँ पे टच हुआ ऐसे,
तो दो बॉडी अगर मूव कर रही है तो मान लो कहीं यहाँ पे टच हुई, यहाँ पे टच हुई आपस में, तो जहां आपस में टच होती है तो टच होने से क्या होता है, एक दूसरे के साथ वो बाउंड हो गए, मतलब बंध गए। आपने पढ़ा होगा +1 केमिस्ट्री के अंदर वंडर वॉल फोर्सेस पढ़े होंगे आपने, वीक फोर्सेस होते हैं, ठीक है। वो फोर्सेस किन के बीच में होते हैं, एटॉमिक, एटम के बीच, एटम के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में होते हैं वो। तो तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन जो अराइज होता है ना, वो किसके कारण अराइज होता है, फ्रिक्शन अराइज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और molecular force of attraction। क्यों, किसमें बेटा, ये मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे कहते हैं कि इस सरफेस से इसका मॉलिक्यूल, ऊपर वाला सरफेस है उन दोनों का मॉलिक्यूल, उन दोनों मॉलिक्यूल के और बीच में एक फोर्स होता है हमेशा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और कहां होता है, यानी कह सकते हैं बिटवीन, ये हो तो बिटवीन क्या हो गया, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सरफेसेस एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जहां वो आपस में टच है, जैसे मैंने बताया एक तो ऊपर वाला सरफेस हो गया और एक नीचे वाला, यहां टच है तो यहां फ्रिक्शन लगेगा, यहां टच है तो यहां फ्रिक्शन होगा। ये सरफेस आपस में टच में नहीं है तो इसका मतलब इस हिस्से में ये फ्रिक्शन होगा ही नहीं। तो फ्रिक्शन हमेशा होता है किनके कारण, जब दो लेयर, दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर टेंड्स टू मूव, यानी कि कोशिश करे मूव करने की, ये एक्चुअली मूव करे, और उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को आपस में बन जाते हैं, मींस बाउंड हो जाते हैं, वो एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं कि नीचे वाला जो मॉलिक्यूल है ऊपर वाले के साथ अट्रैक्ट हो गया। तो अगर सरफेस आगे मूव करेगा तो मूव करवाने के लिए उसको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे मैं कह दूं कि ये हाथ है, इस पे बिल्कुल मैंने प्लेन कर दिया तो इसको ऐसे रोल करवाना बहुत आसान है, लेकिन अगर मान लो ये गड्ढा बन गया, ऐसे गड्ढा, तो यहां से ये गया गड्ढे में हो गया। अब इसको अगर ऊपर लेके जाऊं तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ले जाने के लिए, है ना। तो क्या हुआ कि इसके मॉलिक्यूल के साथ क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गए, ज्यादा फोर्स से बन गए। तो ज्यादा फोर्स से बन गए तो उसे ऊपर ले जाने के लिए और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो पीछे जो अपने आप मुझे ज्यादा फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि कोई ऐसा फोर्स है जो उसको ऊपर ले जाने से रोक रहा है। तो ऊपर ले जाने जो रोक रहा है ना, वही फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन यहाँ पे अपने आप बना है, हमने उसको प्रोड्यूस नहीं किया। फ्रिक्शन अपने आप अराइज होता है, वो आपके कम करने से, आपके ज्यादा करने से, आपके अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड नहीं करता कि आपने क्या किया, नहीं, वो अपने आप अराइज होता है, वो अपने आप होता है, सब कुछ होता है वो, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या हुआ, अगर एक प्लेन सरफेस हुआ तो ये आसानी से चला गया, मींस कम फोर्स लगा पड़ा आपने। और अगर ये डिप्रेस्ड हो गया, गड्ढा बन गया, तो आपको लगाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, मींस अपने आप फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो ये क्या होता है, अपने आप ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होते हैं, कह सकते हैं हम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ये अपने आप एडजस्ट करता है कौन, फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, कह सकते हैं फ्रिक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द टू सरफेसेस, दो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। और ओनली कहां होता है, जहां आपस में कांटेक्ट में होते हैं। ऐसा नहीं है कि जहां कांटेक्ट में है नहीं है बस वहां से फ्रिक्शन होगा, नहीं, जहां एक्चुअली कांटेक्ट में है वहीं पे ये फ्रिक्शन होता है। तो ये है न्यू वेव, यही कह सकते हैं नई थ्योरी फ्रिक्शन की, कि फ्रिक्शन क्या है और फ्रिक्शन क्यों अराइज होता है, ठीक है। अब आते हैं फ्रिक्शन की टाइप पे। तो ऐसे तो फ्रिक्शन की बहुत टाइप है। फ्लूइड फ्रिक्शन होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन मींस जैसे लिक्विड है, तो लिक्विड के अंदर आप फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता ही नहीं होता, लिक्विड के अंदर फ्रिक्शन भी होता है। क्यों, आप प्रूफ करना चाहिए कैसे, तो जैसे पानी की बाल्टी भर लें, उसमें आप क्या करें, उसको हिला दें, एक बार लकड़ी लेकर पानी को हिला दें। तो ऐसा तो नहीं है कि हम हिलाने के बाद वो पानी लगातार मूव करता रहेगा, नहीं, वो पानी थोड़ी देर बाद में अपने आप रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, कि उसकी जो लेयर्स होती है ना, पानी के अंदर जो लेयर बनेंगी, उन लेयर में भी क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। वो फ्रिक्शन क्या करेगा, दूसरे के मोशन को रोकेगा और वो पानी थोड़ी देर में मूव करने से रुक जाएगा, वो रेस्ट में हो जाएगा, क्लियर। तो ये कौन सा हो जाएगा, फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन लिक्विड का। ऐसे गैस है, फ्लूइड में गैसेस भी होती है, तो गैस की वजह से क्या होती है बेटा, गैस के अंदर भी क्या होता है, फ्रिक्शन होता है।
तो वो भी क्या हो जाएगा, थोड़ी देर में वो भी मूव करने रुक जाती है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि जो हवा है हमने यहाँ फूंक मारी तो वो चलती जाएगा आगे तक, ऐसा तो नहीं है ना। उसके अंदर भी क्या होता है, एयर एयर में फ्रिक्शन होता है, तो वो भी थोड़ी देर जाके वो भी रेस्टिंग हो जाएगी। तो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है, इंटरनल फ्रिक्शन होते हैं, सॉलिड फ्रिक्शन होते हैं, बहुत से फ्रिक्शन ऐसे। एट प्रेजेंट हम जो फ्रिक्शन पढ़ेंगे यहाँ पे वो सॉलिड फ्रिक्शन पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं ड्राई फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। तो सॉलिड फ्रिक्शन किसका मतलब है, सॉलिड फ्रिक्शन का मतलब है कि दो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट होंगे, रियल में जो ऑब्जेक्ट होंगे उनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो, जिसके नाम लिक्विड ले लेंगे। यहाँ पे हम लिक्विड लेते हैं तो वो एक अलग फैक्टर बन जाएगा। दो सॉलिड ऑब्जेक्ट लेंगे और दोनों सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो हम जो पढ़ेंगे आज यहाँ पे वो होगा सॉलिड फ्रिक्शन। ठीक है, तो देखो बेटा क्या है सॉलिड फ्रिक्शन और उसकी टाइप कितनी है सॉलिड फ्रिक्शन की। कौन सी तरह से कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड फ्रिक्शन। तो सॉलिड मतलब जान के दो ऑब्जेक्ट हो जो सॉलिड फॉर्म में हो। टाइप्स ऑफ सॉलिड फ्रिक्शन। नंबर 1 स्टैटिक फ्रिक्शन। नाम पे ही सब कुछ लिखा है, नाम में ही आप देख लें अच्छे से समझिए। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। क्या होता है, रेस्ट। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स या वो अपोजिंग फोर्स जो कब लगे, जब बॉडी रेस्ट में हो, कंप्लीटली रेस्ट में हो तब। तो एन अपोजिंग फोर्स, एन अपोजिंग फोर्स which comes into play when body actually not move, तो उसने मूव नहीं किया है तब अगर जो लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। जैसे मैं कह दूं कि भाई ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया, थोड़ा सा फोर्स लगाया, बिल्कुल कम, मान लो P फोर्स लगाया, ठीक है, और इतना फोर्स लगाया कि ये मूव नहीं किया, बिल्कुल मामूली सा फोर्स लगाया और ये मूव नहीं किया। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, ये मूव नहीं कर रहा। इसके पीछे लॉजिक है कि भाई मैंने इतना फोर्स लगाया कि पीछे अपने आप इसके एक और फोर्स लग गया। कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स, जो कि अपोजिट होता है। और ध्यान रखना काम से क्या होता है, जो दो ऑब्जेक्ट जहां आपस में टच होते हैं उस पॉइंट पे होता है उसका टेंजेंट। तो ये हमारे पास होगा फ्रिक्शन यहाँ पे। तो अगर ये अप्लाइड फोर्स मैंने इतना लगाया कि वो इसके इक्वल है, तो क्या ये बॉडी मूव करेगी? जितना आगे फोर्स लग रहा है उतना पीछे लग जाए तो क्या बॉडी किसी कंडीशन में मूव करेगी? नहीं करेगी। नेट फोर्स तो जीरो है, तो बॉडी किस में रहेगी? रेस्ट में। तो वो फ्रिक्शन कौन सा कहलाता है? स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि वो अपोजिंग फोर्स, अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, तो व्हाट इज इट इज एन अपोजिंग फोर्स, यानी वो फोर्स जो बॉडी को रोक रहे जाने से चलने में, जब बॉडी एक्चुअली मूव नहीं की है, तो उसने चलने ही नहीं दिया है, इतना फोर्स पीछे लग गया अपने आप कि उसने बॉडी को आगे चलने ही नहीं दिया है। तो ये कौन सा होता है? कौन सा होता है? स्टैटिक। नंबर 2 लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, आप इसको नाम दे सकते हैं FS, FS, और इसको आप नाम दे सकते हैं FL, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या फर्क होगा दोनों में देखें। ये भी एक तरह से अपोजिंग, क्योंकि फ्रिक्शन तो अपोजिंग होता है। एंड अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले, कब होता है ये? when one body just at the verge
ऑफ मोशन ओवर द अदर। क्या मतलब, ये लाइन ध्यान देना, कि अपोजिंग फोर्स होता है कौन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और जो कब होता है विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी जस्ट एट द वर्स ऑफ मोशन, बस चलने लायक हो जाए। चलने मीन्स जैसे मैंने क्या किया, ये अप्लाइड फोर्स था, मैंने फोर्स लगाया, इतना फोर्स पीछे लग गया, रुक गई। अब मैं क्या करूं, अब मैं इस फोर्स को थोड़ा सा और बढ़ा दूं, तो क्या होगा, ये फोर्स और बढ़ गया। अगर नहीं चली है तो, अगर ये नहीं चली हुई रियल में, तो अगर मैंने फोर्स बढ़ाया तो ये भी अपने आप बढ़ गया। फिर थोड़ा फोर्स मैंने और बढ़ाया और मानो फिर भी नहीं चली हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी साथ साथ अपने आप बढ़ गया। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ये बॉडी किसी हालत में मूव नहीं करे, तो ऐसी भी कंडीशन आएगी कि मैं इसको थोड़ा सा और फोर्स लगा दूं तो ये चल पड़े, ये चल पड़ेगी अपने आप। तो जो चल पड़े, चलने नहीं चाहिए, लेकिन चलनी अभी नहीं चाहिए, बस चल पड़े बस ये, मतलब एक कंडीशन आ जाए। जैसे मैं कहते हैं कि ढलान पे कोई अगर चीज रखी हुई है, जैसे ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और मैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट को रख दूं, तो हमें ये पता है कि जरा सा भी अगर थोड़ा सा भी मैंने फोर्स लगा दिया तो ये चलेगी, कंफर्म लगेगी, चलेगी। तो एक ऐसी कंडीशन क्रिएट हम करते हैं यहाँ पे कि जिससे ये लगे कि अब मामूली सा भी फोर्स सफिशिएंट है इसके चलने के लिए। तो वो जो कंडीशन कहलाती है ना, वो कहलाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और आपको लगेगा ये और ये दोनों किसमें, आपको इसमें भी रेस्ट में था, इसमें भी रेस्ट में, बिल्कुल सही है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि लिमिटिंग फ्रिक्शन भी एक स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, ये भी रेस्ट में लगता है, ये भी रेस्ट में लगता है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये मैक्सिमम फोर्स होता है, मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स, कि ये कब लगेगा, लास्ट तक, जब तक बॉडी मोशन में नहीं आएगी। और ये क्या है, मैं थोड़ा सा लगाया था तो ये रुक गई थी, आगे चली नहीं गई, लेकिन इसमें तो मैंने पूरी ट्राई कर ली, लास्ट एक ऐसी कंडीशन पे ले जाके छोड़ा है जहां अब तो बिल्कुल चलने ही वाली है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। आप ये बोल सकते हैं इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है इज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि दोनों के दोनों रेस्ट की कंडीशन है, तो रेस्ट की कंडीशन है, लेकिन ये जो फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग, ये मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है कंपेयर टू स्टैटिक। स्टैटिक तो स्टार्टिंग की कंडीशन है, ठीक है, और ये कंडीशन है, इसका मतलब जान के होंगे जस्ट एट द वर्स का मतलब कि वो चलने वाली है लेकिन येट टू बी स्टार्टेड, चली नहीं है, लेकिन इसमें भी। तो ये होगी टाइप नंबर सेकंड, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्क्रीनशॉट लें इसका एक बार। ठीक है, चलो उसके बाद टाइप नंबर थर्ड, टाइप नंबर थर्ड है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, दिस इज FK। काइनेटिक तुम बहुत नाम जाने होंगे आप, काइनेटिक कह सकते हैं या डायनेमिक कह सकते हैं, काइनेटिक और डायनेमिक। तो काइनेटिक और डायनेमिक का मतलब ये है कि बॉडी जब मूव करे, एन अपोजिंग फोर्स डेफिनेशन याद होगी क्योंकि बहुत बार लिख दी मैंने। एन अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले when body actually move, जब बॉडी एक्चुअली मूव करे तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो हमारे पास कौन सा कहलाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है, जब बॉडी मूव कर जाए। ठीक है, तो इस काइनेटिक फ्रिक्शन की भी दो टाइप होती हैं, टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टार्टिंग थोड़ा सा थ्योरी है, ज्यादा नहीं बस। टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या क्या,
एक तो हो जाएगा कौन सा, स्लाइडिंग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सब कुछ नाम में छुपा हुआ है। स्लाइडिंग का मतलब जब दो बॉडी आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करे, फिसले, ठीक है, इसके ऊपर मैं इसको क्या करूं, स्लाइड करवाऊं, स्लाइड, रोल नहीं करानी, रोल नहीं कराना, उसको मैंने ऐसे घुमाना नहीं है, इसको क्या करवाना है, स्लाइड करवाना है दूसरे के ऊपर। तो वन बॉडी, या सारा अगर पूरा लिखो तो कि एन अपोजिंग फोर्स comes into play, which comes into play when two bodies slides one over the other, one over the other, एक दूसरे के ऊपर क्या करे, स्लाइड करे, एक दूसरे पे फिसले, तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। और दूसरा आ जाएगा कौन सा, रोलिंग, रोलिंग, रोलिंग फ्रिक्शन। तो पहले लिख दिया मैंने इसमें कि अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन टू बॉडीज आर रोल्ड टू ईच अदर, यानी रोल करे एक दूसरे के ऊपर, या तो एक बिल्कुल प्लेन हो, दूसरी रोल करे, ठीक है, या कोई भी ऐसा एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऊपर क्या करे, रोल करे, ठीक है। व्हेन बॉडी रोल ओवर अदर सरफेस, तो कौन से आ जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन। और इतना आइडिया आप में है, दिमाग अगर फिजिकल दिमाग में सोचे आप, तो स्लाइडिंग और रोलिंग के केस में कौन सा फ्रिक्शन कम है आप बता सकते हैं, कौन सा कम होगा, रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होगा, किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, ठीक है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जो टायर्स होते हैं, टायर, उन टायर की शेप स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप क्यों नहीं होती है, और होती कैसी है, सर्कुलर शेप। तो सर्कुलर शेप क्यों बनाई जाती है, उनकी शेप ट्रायंगुलर, ट्रायंगल शेप में, उनकी शेप रेक्टेंगुलर, उनकी शेप स्क्वायर शेप क्यों नहीं होती, किन्हीं भी टायर के, जो गाड़ी वगैरह के टायर होते हैं, तो उनकी शेप सर्कुलर क्यों बनाई जाती है, ताकि हम गाड़ी को रोल करवा सकें, उस टायर को रोल करवा सकें, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लिख सकते हो इसमें कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगी कि किसी भी जो गाड़ी के टायर होते हैं उसकी शेप सर्कुलर क्यों होती है, तो आप कहोगे टू रोल, मींस रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसलिए हम उनके शेप को रोल करना क्या बनाते हैं, सर्कुलर बनाते हैं, ताकि वो रोल कर सके, ठीक है। तो ये हमारे पास थी बेटा तीन टाइप, सबसे पहले स्टैटिक जो रेस्ट में थी, दूसरी लिमिटिंग जो भी रेस्ट में थी लेकिन वो मैक्सिमम स्टेज थी, और तीसरी काइनेटिक जो मोशन के अंदर होती है, और इसके अंदर दो है स्लाइडिंग और रोलिंग। और अब इसके साथ एक ग्राफिकल, तीनों में की रिलेशन होती है, ग्राफिकल रिलेशन, अब वो बनाते हैं। तो पहले इसको आप एक बार नोट करें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलो तो एक ग्राफ बना लें, इसका सभी एक कैसे ग्राफ बनेगा वो देखेंगे। किसके बीच में ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अप्लाइड फोर्स में और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में ग्राफ है, कैसे देखो किस तरह से वेरी करता जाएगा अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। तो मान लेते हैं इधर तो है अप्लाइड फोर्स और इधर है फ्रिक्शन फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वाई एक्सिस कह लो, एक्स एक्सिस कह लो। तो क्या कहते मैंने, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगाना स्टार्ट करता हूं बिल्कुल जीरो से, थोड़ा धीरे बढ़ाता जाऊंगा, तो धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा, तो एक ऐसी कंडीशन रहेगी जब तक कि मूव करेगी नहीं, लेकिन अप्लाइड फोर्स तो बढ़ रहा है, लेकिन पीछे जो फोर्स लग रहा है
फ्रिक्शन फोर्स वही बढ़ रहा है क्योंकि मूव नहीं कर रही है अभी, स्टार्टिंग बहुत कम फोर्स से किया मैंने, तो ये फोर्स लगता गया, तो ये भी लगता गया, जितना ये बढ़ता गया उतना ये भी बढ़ता गया। जब तक बढ़ता जाएगा यानी ये इसके इक्वल रहेगा तब तक बॉडी मूव नहीं करेगी। इसका मतलब अप्लाइड फोर्स बढ़ता गया, साथ साथ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ता गया, ठीक है, और तब तक बढ़ता जाएगा जब तक ये बॉडी मूव नहीं करे। फिर एक ऐसी स्टेज आएगी, हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो उसकी वर्ज कंडीशन आ जाएगी। वर्ज कंडीशन मींस ये एक मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा, इसके बाद बॉडी मूव करेगी। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक तो हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, वो रेस्ट में थी, और ये उसकी होगी मैक्सिमम स्टेज। तो जो मैक्सिमम स्टेज होगी तो ये जो हमारे पास कंडीशन होगी यहाँ, ये क्या है, फ्रिक्शन है यहाँ पे, तो ये जो बन जाएगी ये कहलाएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन। दिस इज इक्वल टू FL, FL मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि होगी मैक्सिमम स्टेज फ्रिक्शन के। उसके बाद क्या होगा, मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा तो बॉडी मूव कर जाएगी, और जब बॉडी मूव करती है ना मूव, तो उस टाइम पे फ्रिक्शन कम हो जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल और बताता हूं आपको मैं। अगर मान लो किसी भी एक हैवी चीज को जो उसको हमें रोल करवाना है, जैसे गाड़ी है, हमें गाड़ी को स्टार्ट करके स्टार्टिंग में ले जाने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है कंपेयर टू उसको मूव कीप इन मोशन, ठीक है। बॉडी को, किसी बॉडी को स्टार्ट करके मूव करवाना, स्टार्टिंग में मूव करवाने में ज्यादा डिफिकल्टी होती है कंपेयर टू कीप इन मोशन। उसको मोशन में रखने से ज्यादा तो उसको स्टार्ट करने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। याद रखो, दिमाग बैठाओ बात, यह ऐसा है या नहीं है ऐसा कि किसी बॉडी को तो स्टार्टिंग में क्या रोलर लगा लो, कुछ भी लगा लो आपको, तो स्टार्टिंग में खींचते हो तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जब लगातार वो मोशन में आ चुकी है, जैसे ट्रेन लगा लो, तो ट्रेन को तो स्टार्टिंग में उसका जो इंजन खींचता है ना, तो उसको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन जब वो एक बार चल पड़ती है ना, तो वो इंजन अपने आप से पीछे 200 डब्बे हो उनको स्मूथली आगे लेके चलती रहती है। तो ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि स्टार्टिंग में उस इंजन को फोर्स लगाना पड़ा, ये फोर्स लगाना पड़ा अपोजिट टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसके अगेंस्ट काम कर रही है वो। स्टार्टिंग में ये फोर्स लगा जब वहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन था, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है, लेकिन जब ये बॉडी मूव कर जाती है ना, तो तब इसके अपोजिट कौन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होता है, किससे, लिमिटिंग से। तो इसका मतलब ये कहोगे कि जब बॉडी को हम स्टार्टिंग से रेस्ट से मोशन में जब लाते हैं तो हमें अगेंस्ट द फोर्स काम करना पड़ता है स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन के, और जब हम कीप इन मोशन मींस हमारी बॉडी मोशन में आ चुकी है, तो अब हमारे पीछे अगेंस्ट जो फोर्स लग रहा है वो काइनेटिक लग रहा है, और वो काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होता है, किससे, लिमिटिंग से। तो अब क्या हुआ कि भाई स्टार्टिंग से मोशन में लाया गया तो फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ा था, स्टैटिक हुआ, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग हुआ, अब बॉडी मोशन में आ चुकी है, अब आ चुकी है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, और जब लगातार बॉडी जब मूव करने लगी ना, उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता नहीं है, वो कांस्टेंट हो जाता है, और वो कम होगा, लिमिटिंग से हमेशा कम होगा, तो एक डाउन और स्ट्रेट लाइन। तो ये जो फ्रिक्शन होगा यहाँ पे, वो जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है ना, मैक्सिमम, वो कौन सा है, लिमिटिंग। तो जब अप्लाइड फोर्स 0 था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 0 था, बॉडी रेस्ट, अब भी रेस्ट में, यहां भी रेस्ट में, यहां भी रेस्ट में, यहां भी रेस्ट में, यहां तक भी रेस्ट में, लेकिन यहां से लेकर इस पॉइंट तक तो स्टैटिक हुआ। फिर उसके बाद मैक्सिमम कंडीशन आ गई तो लिमिटिंग हो गया, और उसके बाद बॉडी पे फोर्स और लगाया जा रहा है, अप्लाइड फोर्स, फिर वो आगे मोशन में, अब अप्लाइड फोर्स बढ़ता गया, चलता गया, वो बॉडी मूव करने लगी। अब हमारे पास जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कहां बढ़ता है, ऊपर की साइड, लेकिन ये कांस्टेंट होने का मतलब है कि अब फ्रिक्शन नहीं बढ़ रहा, अब फ्रिक्शन हो गया कांस्टेंट। तो इस तरह से वेरी करता है अप्लाइड फोर्स के साथ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये थ्योरी होती है फ्रिक्शन के साथ अप्लाइड फोर्स की, ठीक है। तो अभी ग्राफ नोट करें एक बार, ठीक है। आज के लिए ख्याल से बहुत रहेगा, है ना, ठीक है। थैंक यू।